5 बार तो शायद पैरा ओलंपिक में आप गए हैं, छठी बार आपका ये गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ था, फेडरेशन की साजिश थी कि इसको खेलने नहीं देना हमने। जब आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या फीलिंग थी सर आपकी उस टाइम पे? उस टाइम तो जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन जी, उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के बोला था कि ही इज माय सन। 90s में एक बच्चा जो क्रचेस पे चल रहा है, तो उसका आगे फ्यूचर क्या होगा। आपने जब जर्नी शुरू की, आपके दिमाग में आया कैसे कि मतलब विद दिस बॉडी एंड विद मैं अपना कंफर्टेबल हूँ? उस मामले में कि शायद मैं बहुत ढीठ हो गया था उस टाइम। आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का किसी ने लगा रखा था केस, एक शायद माँ बेटी थी, उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया हुआ आपके ऊपर, फिर नाडा ने भी आपको शायद डोपिंग टेस्ट में कुछ, तो ये आप इस बताना चाहेंगे क्योंकि आप वो सारे केस जीत चुके हैं। आदमी अब गोली खा रहा है, उसको पता है कि अगर वो गोली नहीं खाएगा सुबह तक मर जाएगा, पहले वो नाडा से पूछ के आएगा कि मैं एक गोली खा लूं अपनी जान बचाने के लिए। 3 साल में तो केस खत्म हो गया, 2 साल से मुझे जस्टिफाई करने में लगे कि भैया मेरा केस खत्म हो गया, मुझे नौकरी तो दे दो, हम तुम्हारा सब कुछ छीन। मैंने छीनो मैडम, मैं खुद दे दो अपना अर्जुन अवार्ड। जो गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी है, वो अच्छी चीज पे लगाया जाए। ये फेडरेशंस के डिस्प्यूट्स में, वकीलों में, खिलाड़ियों को तंग करने में ना लगाया जाए, क्योंकि फेडरेशन जो हैं जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो एनजीओ बन जाते हैं। कोई भी आदमी कोर्ट नहीं जाना चाहता है कि भाई नरेश कुमार शर्मा ने जहर खा लिया, अपनी फैमिली को मार दिया, क्योंकि अकेला था, कोई समझाने वाला होता तो मेडल तो अब तक काफी आगे होते पैरा ओलंपिक्स के। रिटायरमेंट तो मैं कुछ बड़ा धमाका करके हटूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं, इनको किसी भी पहचान की जरूरत है नहीं, ये भारत का गौरव हमेशा से रहे हैं, मिस्टर नरेश शर्मा सर। इन्होंने 5 बार पैरा ओलंपियन में हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है ये 1997-98 में। अभी इनको दिल्ली गवर्नमेंट से राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिल चुका है। तो हम उनसे बहुत सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें करेंगे, उनकी क्या जर्नी रही है, उन्होंने क्या देखा समझा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉलिंग। सर हमारा ऑनर है सर, मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ। तो सर बेसिकली मेरा जो पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे देखते हैं और स्पोर्ट्स ऑब्वियसली यंग लोग ज्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सर एक ये क्वेश्चन है कि ये कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सब में डिफरेंस क्या है? बिकॉज हम सुनते तो हैं ओलंपिक सबको पता है, पैरा ओलंपिक भी पता है, बट ये सारी चैंपियनशिप अलग अलग है, क्या डिफरेंस है? जैसे एशियन गेम्स हैं, इसमें 46 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की पार्टिसिपेट करती हैं। कॉमनवेल्थ तो आपको मालूम है, जो ब्रिटिशर्स ने जिन कंट्रीज पे राज किया था, जो उनकी कॉलोनीज थी 72, तो कॉमनवेल्थ में 72 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओलंपिक्स में इस टाइम 206 कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैरालंपिक्स में भी सेम है, पर ओलंपिक्स एबल बॉडीज का है। अच्छा। और पैरालंपिक्स है जो थोड़े से, अब मैं डिसेबल नाम भी नहीं बोलूंगा, जो सर ये तो एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी है, बियॉन्ड एबिलिटी के हैं, और जो हर फाइट को लड़के अपनी जिंदगी में, चाहे वो सोल्जर्स एम्प्यूटेड हो गए हों, चाहे कोई बचपन में अगर किसी को पोलियो या कोई डिफेक्ट हो गया हो, उससे वो अपनी सारी जिंदगी से लड़के स्पोर्ट्स के लेवल पे आता है और वहां पे अपनी फाइट करता है। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, लेकिन जो एक पैरा एथलीट या एक पैरा ओलंपियन जिसे आप बोलते हैं, तो उसकी एक जिंदगी में ही आगे चढ़ने के लिए काफी मुश्किलें हैं, लड़ाइयां हैं। वो नॉर्मल रोड्स के ऊपर चलना मुश्किल है, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ट्रैवलिंग है जी। और घर में भी अगर आप बोले तो कितने घरों के जो लोगों के जो घर हैं जो फ्रेंडली डिसेबल होते हैं, या उनके घर में कोई डिसेबल हो, बहुत मुश्किल है इंडिया में तो अगर माँ बाप यहाँ फैमिली अच्छी है तो कहीं तो अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकालते, उनको शर्म आती है कि भाई हमारा बच्चा डिसेबल है बताने में, या उसको कहीं ब्याह शादी में ले जाने में। तो अभी तो काफी चेंज हो गया, लेकिन पैरा ओलंपिक्स इज ए डिफरेंट क्लास। तो सर आप जैसे अभी आप में बहुत शान की बात होती है, अर्जुन अवार्ड मिलना बहुत बड़ा सम्मान है खेल में। तो सर एक वो फीलिंग आप बताना चाहेंगे कि जब आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपके लिए एक बहुत कैजुअल सा था कि मैं डिजर्व करता हूँ या ये, और या फिर आपको ऐसा फील आया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको फील आया, कि क्या फीलिंग थी सर आपकी उस टाइम पे? जब मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स शुरू किया था 1994 में, जब मैं फर्स्ट टाइम शूटिंग रेंज पे गया था, तो मैं सिर्फ देखने गया था कि भाई क्या होता है। पेपर में पढ़ा था, 12th के एग्जाम दिए थे, तो देख ही रहा था, तो किसी ने बोल दिया भाई व्हेन एबल बॉडी कांट शूट प्रॉपर्ली हाउ ए डिसेबल कैन स्टैंड। मैंने बोला यार ये तो कुछ अच्छा नहीं लगा, सुनना ही मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से काफी स्पोर्ट्स में था।
मैं क्रचेस पे था, लेकिन मेरा एक जो बचपन मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा था। हम एक पूरा गैंग था, दिल्ली कन्नड़ स्कूल का पूरा था। सारा दिन क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, खूब मस्ती। मेरे बचपन में भी कभी मेरे दोस्तों ने मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई दिक्कत है, वो ये कहते थे। और अगर कोई गलती से भी कुछ बोल देता था तो वो उसकी शायद पिटाई शुरू कर देते मेरे पीछे से। तो बचपन में मम्मी पापा भाइयों ने भी कहीं महसूस नहीं होने दी कि मुझे कोई दिक्कत है, और मैंने कभी कुछ समझा भी नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही ट्रैवलिंग करता था सब जगह। जी सर। और उसने जब मैंने देखा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हमारी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में, और खासकर अच्छा, तो शूटिंग। आप मतलब अपनी जनरेशन में आप ही नहीं किया है हाँ स्पोर्ट्स में जी, जो? मैं ही हूँ। अच्छा। तो पापा का भी ये सपना था कभी अच्छा पढ़ लेगा, कहीं डॉक्टर इंजीनियर कुछ कर लेगा। तो उन्होंने तो मेरे से 3 साल तक बात ही नहीं करती, कहाँ चले जाता 8-8 9 घंटे पता नहीं चलता था। तो आपके फादर मतलब स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करते थे? उनके लिए तो वही था ना कि भाई आगे जिंदगी कैसे जिएगा हमारा हाँ, मतलब बेटा। ये तो पैरा ओलंपिक, तो ये तो अब ओलंपिक इतना तो था ही highlight नहीं हो- मैडम, तब तो सर्वाइवल था कि भाई ये जा कहाँ रहा है, कहाँ जाता है ये, रोज सुबह उठ के 6 बजे कहाँ निकल जाता है और शाम को तो सर 7-8। आपने ऐसे सोचा कैसे कि मतलब मैं आपसे भी वो अर्जुन अवार्ड वाली फीलिंग की बात करी थी, बट अब उस चीज को थोड़ा सा साइड करके मैं पूछूंगी, आपने जब जर्नी शुरू की आपके दिमाग में आया कैसे कि मतलब विद दिस बॉडी एंड विद मैं अपना कंफर्टेबल हूं मैं, और उस समय स्पोर्ट्स पैरा ओलंपिक्स तो खैर था ही नहीं जो आप बोल रहे हो। उस मामले में कि शायद मैं बहुत ढीठ हो गया था उस टाइम, कि मेरे को एक चैलेंज लगता कि अगर कोई मेरे को बोलता ना ये काम नहीं हो सकता, तो मेरे भैया था कि ये करके तो देखें, होता है नहीं होता। जैसे शूटिंग में मुझे बोलते थे यार आपने तो एक जो कुआं वेल है, अंधे कुएं में छलांग मार दी, आपका कोई भविष्य तो है नहीं। क्योंकि उस टाइम क्या था, गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स नहीं थी कि भाई पैरा इवेंट्स में भाई खिलाड़ी को ए टिकट मिलेगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, या आप लोगों को कोई सपोर्ट मिलेगा बाहर जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, तब अपने दम पे था। शायद भगवान को मेरी किस्मत अच्छी लगी कि उस टाइम एक बड़ी अच्छी हमारी जॉइंट सेक्रेटरी होती थी मिसेस आशा स्वरूप। अच्छा। तो उन्होंने मेरे रिकॉर्ड देखे, मेरा देखा, तो उन्होंने नहीं भाई इस बच्चे की मदद करो। तो उन्होंने मेरे को मेरे फर्स्ट कंपटीशन का, क्योंकि मैंने तब काफी फाइट की थी, अब मेरे को फिनलैंड जाना था फर्स्ट कंपटीशन खेलने। अच्छा। और फिनलैंड का तब टिकट ही 1.5-2 लाख का था, और बाकी उस टाइम खर्चा पे? उस टाइम पे। तो हमने तो सिर्फ नक्शे पे देखा था कि फिनलैंड तो सबसे ऊपर है, तो वहां से इंडिया से कैसे जाएंगे। तो पेरेंट्स को भी था कि ये अकेला कैसे बाहर जाएगा। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ चलता रहा, और मैं भी यही की था कि मेहनत करनी है, चाहे 8 घंटे करो, 9 घंटे करो, 10 घंटे करो। तो वहां से आपकी जर्नी फिर आप अर्जुन अवार्ड तक गए, तो सर फिर- वो जो फीलिंग जो प्रेसिडेंट ने आपको अवार्ड दिया, वो एक फीलिंग उस टाइम क्या तो feel हुआ राजा था? लगता था कि भाई हाँ कुछ करके दिखा दिया। पापा का भी लाडला बेटा हो गया था। पापा का रिएक्शन क्या था आपको जब? वो तो रो रहे थे उस दिन काफी, कि मैं अपने इसको काफी डांटता था, इससे बात नहीं करता था। जब वो भी गए थे, अभी तो वो है नहीं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 2008 में, अच्छा। बेजिंग ओलंपिक से सिर्फ 4 दिन पहले। तो वो भी एक काफी टफ टाइम था मेरे लिए। तो तो उसके बाद सर आप गए, आपने मैं परफॉर्म बेजिंग किया? गया था, ओह तो गॉड। मेरी फैमिली ने बोला था कि आपको जाना है, और उसी पैरालंपिक में मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। मैं 4th प्लेस पे आया था। तब मेडल ना जीतना वो सब नहीं था मेरे सर दिमाग जाना ही, उस सिचुएशन में जाना ही अपने आप में बहुत हाँ, बड़ी तो बात है। काफी था कि तो सर इसके अलावा जैसे आप अर्जुन अवार्ड, ये एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आपको लगा, जैसे अर्जुन अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है, बट आपकी लाइफ में कभी आप, जैसे अभी आप कोच भी हैं और आप सीनियर कोच हैं, बच्चों को आप सिखा रहे हैं, तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई और मोमेंट हुआ है कि आपको लगा हो कि वो अवार्ड वाली फीलिंग तो अच्छी थी, बट ये फीलिंग उससे भी लार्जर देन लाइफ है या बिगर है? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ कि आपको उस समय एकदम ब्लेस्ड फील आया हो कि आपने स्पोर्ट्स को चूज करके? 2-3 ऐसे हुए थे। जब मैं बेजिंग में 4th आया था, मेरा जो मेडल था 1.1 से मिस हो गया था। उस दिन मैं काफी रोया भी था, पापा भी काफी याद आए थे कि शायद कुछ कर लेता। तो दूसरा था जब मेरे को मतलब मेरे घर में बेटा आया था, आई एम ए फादर ऑल्सो, ओके। और मेरे को तो पहले ये डर लगता था कि शायद मैं डिसेबल हूँ, कहीं मेरा जो बच्चा वो अभी है डिसेबल ना हो। अनुवांशिकता में कहीं ना कुछ हो जाए। हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, शायद मैंने हमेशा मियाँ मिट्ठू नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से लोगों की मदद जितना मैंने सीखा सिखाने की कोशिश की, और एक सीधे रास्ते पे चले, तो शायद भगवान ने भी तभी अपना हाथ भी सीधा रखा और काफी मदद करता रहा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जैसे मैंने अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज देखे स्पोर्ट्स पर्सन्स के, तो उन्होंने बोला कि 2008-2012 के पहले तो कुछ भी नहीं था। शायद साइना नेहवाल मैम कुछ बोल रही थी, तो वो बोल रही थी कि उससे पहले स्पोर्ट्स में कुछ नहीं था, हमें जाने
के टाइम पे सिर्फ एक फिजिशियन वगैरह कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता, सिर्फ कोच जाता था और वो भी बड़ा मुश्किल से था। बाद में 2014 के बाद से खेलो इंडिया और ये सब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो बहुत इनहेंस हो गई चीजें, बहुत अच्छे लेवल पे हो गई। तो आप तो सर काफी पहले से खेल रहे हैं, आपको क्या डिफरेंस दिखता है कि मतलब पहले की गवर्नमेंट जो थी वो जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती थी और अब जो करती है, दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब आपको क्या फील होता है? देखिए, पहले भी सपोर्ट तो था लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं था। अच्छा। फाइलों के पीछे भागना पड़ता था खिलाड़ी को। अचीवमेंट्स तो थी लेकिन आज क्या है, जो आज की जो गवर्नमेंट आ गई है, एक ऑर्गेनाइज हो गया कि आप 4 साल पहले एक इवेंट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारा शूटिंग रेंज देंगे कि शूटिंग रेंज में पहुंचने में ही बहुत बड़ी फाइट है। आज जो गवर्नमेंट, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमें वहाँ पे हमारी शूटिंग रेंज पे एक हॉस्टल मिल गया, वहाँ पे हमें एक अच्छी मेस मिल गई बच्चों के लिए। आप उसी वेन्यू में खाएं पिएं सोएं, फिर अपनी मेहनत करें। हम सुनते थे बाहर के एथलीट लिखा ईट स्लीप एंड शूट, ओके। तो तब आपके दिमाग में कोई और नहीं है कि मैं कैसे रेंज बड़ा पहुंचूंगा। कंसाइड सा, मतलब एक जगह पे सब कुछ कर एक दिया। जगह पे सब कुछ जगह, जो परफॉर्मेंस अपने आप ही एनहांस हो गए हैं। अभी न्यूट्रिशंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और सच बोले तो गवर्नमेंट का डर भी है अफसरों में क्योंकि अब तो कभी भी कुछ भी बच्चे भी धमकी दे देते हैं कि करें बात सीधे। तो अभी काफी ऑर्गेनाइज है और काफी सपोर्ट मिल रहा है पहले से ज्यादा। तो सर जैसे अब मैं पैरा ओलंपिक्स की बात की थी, हम यहाँ थोड़े फिजिकली जो थोड़े चैलेंज लोग हैं जो ये पैरा ओलंपिक्स में खेल रहे हैं, तो सर आप जैसे मेरी अभी आपसे पहले भी बात हुई तो आप बता रहे थे कि पहले बहुत दिक्कत है कि खाने पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर स्टेडियम बहुत दूर होता था। तो अब तब में और अब में अभी आप जैसे कोच हो खुद ही, तो अब क्या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नया डेवलप हो गया या फिर वैसा ही चल रहा है जैसा था पहले? नहीं, चेंजेस तो हैं क्योंकि जब मैंने एटलीस्ट जैसे मैंने 5 पैरा ओलंपिक खेले तो उसमें 4 में तो मैं बिल्कुल अकेला ही गया हूँ अपने शूटिंग में। अकेले मतलब विदाउट किसी सपोर्ट के, कोई भी मेरे साथ ना कोच ना एस्कॉर्ट, ना ही कोई मेरा सपोर्ट के लिए, ना ही मेरा कोई सामान उठाने के लिए, क्योंकि हमारा शूटिंग का इक्विपमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सर फिर आप कैसे आपने मैनेज किया? बस मतलब वो मैनेज होता था, रिक्वेस्ट कर लेते थे, प्यार से बोलते थे तो ऑफिशियल। गवर्नमेंट की साइड से उस चीज के लिए कोई देख रेख नहीं, वो सपोर्ट तब सिस्टम? नहीं, इतना नहीं था जितना आज मदद। आज तो आपके साथ व्हीलचेयर के लिए आपका एस्कॉर्ट भी जा रहा है, कोच भी जा रहे हैं, आपके साथ डॉक्टर भी हैं, आपके साथ आपका मतलब आपकी पूरी सपोर्ट। अभी तो क्या है कि आप परफॉर्म करो, बाकी सब कुछ देखा जाएगा। पहले हमारा तो परफॉर्म भी करो और बाकी सब कुछ भी मैनेज करो। सर ये तो बहुत ही टफ जर्नी रही आपकी। वो सर खुद ही एक मेडल होता था, अगर वहां के पहुंच जाने वही ही एक मेडल मेडल था। है। तो सर एक अभी मैंने आपका केस पढ़ा, आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2000 टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में आपके साथ कुछ केस हो गया था, तो उस वजह से आप बड़ा न्यूज में आए, बहुत हाईलाइट हुए। वो क्या था सर? आपने 5 बार तो शायद पैरा ओलंपिक में आप गए हैं, 6ठी बार आपका ये गड़बड़ हो गया। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ था। वो मैं तो साफ बोलूंगा कि वो एक फेडरेशन की साजिश थी कि इसको खेलने नहीं देना हमने। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरा एक ही फाइट रहता था कि जैसे गवर्नमेंट हमारा अगर इतना सपोर्ट कर रही है, एक आप एथलीट की उसकी पॉकेट मनी अलाउंसेस खाने की जो सोचते हो, उसके साथ आप मिसबिहेव करते हो, उन्हें आप डराते हो धमकाते हो। तो बीइंग ए सीनियर प्लेयर मेरा ये था कि भाई अगर एक एथलीट का जो राइट आप उसको दो ना। आपको खुद तो आपने कभी एक नेशनल में मेडल नहीं जीता, आज आप कोच बन के घूम रहे हो और बच्चे को आप डरा रहे हो कि मेरा ही नाम लेना है कोच के लिए। तो मैं थोड़ा प्रोटेस्ट करता था और उस टाइम मेरी एवरेज सबसे ज्यादा थी। जो एक इवेंट में जैसे कोटा प्लेस होता है, कहते हैं कि क्या था, अगर हम जीतेंगे तो कोटा प्लेस किसी को भी दे सकते हैं, ये साजिश थी। अगर कोई और जीतेगा तो वो उसी का है। अब आप इस बात को तो समझ रहे है ना। तो वो सिर्फ रूल्स को मैनिपुलेट करना, क्योंकि फेडरेशन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने खेलना तो है नहीं, उनका सुबह से लेकर शाम तक हम रूल्स को कैसे मैनिपुलेट करें, जो हमारे खिलाफ होगा हम उसको कैसे टॉर्चर कर सकते हैं। तो सर ये फेडरेशन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अलग हो गई, बट ये फेडरेशन जो है ये इसके पास इतनी पावर होती है, इनको शायद पैसा ग्रांट मिलता है जो भी सब कुछ, तो ये चेक एंड बैलेंसेस या कुछ ऐसा है नहीं इनके ऊपर? मतलब मैं तो क्या बोलूंगा, ये तो बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर वहां बैठे हैं, क्योंकि फेडरेशन जो है जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो NGO बन जाते हैं जी, ठीक है। और कोर्ट से बाहर वो क्या कहते हैं, खिलाड़ी के माँ बाप बन जाते हैं, उसका भाग्य विधाता कि हमारी कठपुतली पे नाचेगा तो तू ऊपर तक आएगा, नहीं तो हम तेरा कैरियर कैसे। ऐसे मेरे नहीं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं मेरे बाद के, बहुत सारे अपने नाम। तो सर जहाँ हम ये नेपोटिज्म की फेवरेटिज्म की बात करते हैं, ये फेडरेशन में भी हर वो तो बहुत ज्यादा है, वो शायद कभी खत्म भी नहीं होगा,
क्योंकि तो ये आपका जो ये टोक्यो ओलंपिक्स का जो हुआ था सीन, ये इसी फेडरेशन ये की इसी वजह की वजह से था। मैंने किसी की कोई प्रॉपर्टी, कोई क्राइम तो ना किया था, मैं तो यही हक ही मांग रहा था ना। तो सर उसमें हुआ क्या था फाइनल, मतलब उनमें ये था कि हम इसको नहीं खेलने देंगे और जिस लड़के ने कोटा जीता है वही खेलेगा, चाहे उसकी एवरेज इससे कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे मेडल आए चाहे ना आए, लेकिन हम इसको नहीं खेलने देंगे। तो फिर उस पर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी आपके लिए, रात के 10 बजे तक कोर्ट लगी हुई थी, ये एक बड़ा हाईलाइट मुद्दा था उस टाइम पे। अब कोर्ट भी के भी हाथ, क्योंकि हमारे में आज भी हम आजाद तो हो गए, लेकिन गौरव का तो राज आज भी हमारे जहन में और दिमाग में है, क्योंकि जो चिट्ठी वहां से आ गई तो वही फाइनल हो गई। क्योंकि वो लोग, मेरे को यहाँ तक याद है कि जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जो मेरे लॉयर्स थे जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी, अमित भाई, अमित सत्यम शर्मा भाई जी, सत्यम सर। और जो उनके सीनियर्स थे, तो उन्होंने मेरे से पैसे क्या लेने थे, लेकिन वो दिल से मेरा केस लड़ रहे थे। और जिस टाइम वो उन लोगों को फोन कर रहे थे जो अपने को सो कॉल्ड हमारे विधाता कहते हैं, तो वो सब अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए थे। सर वो विधाता में आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं नहीं, नाम तो वो लोगों को पता है कौन था उस टाइम, कौन फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे या कौन उसका कोच था वो। और वो लोग जिनके नाम FIR लॉन्च है, जिनके खिलाफ साई के ऑफिसर्स ने लिखा है कि इन लोगों को जेल कराओ, ये साई का और मिनिस्ट्री का पैसा खाते हैं, गबन करते हैं, वो लोग उस टाइम, कोई सेक्रेटरी जनरल था, कोई कोच बना हुआ था। ये कब की बात है सर, कौन सा सन की? 2000, ये जो अभी 2020 में जो टोक्यो हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, तो 21 में हुआ था, वो 22 में हुआ था टोक्यो में ख्याल से। जी जी, 2022 में हुआ। हाँ 2022 कुछ ऐसे था। तो ये लगा कि यार जब इतने बड़े अफसर उस सीट पे बैठे हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, सभी लोग देख रहे हैं, तो उन सब अपनी आंखें बंद करी हुई हैं। तो जैसे फेडरेशन ने आपको जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन कोर्ट से जो फैसला आया था वो तो आपके पक्ष में आया था ना? हाँ, वो मेरे पक्ष में था। तो फिर कोर्ट की मतलब कैसे वो मना कर सकते हैं, मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन, अब देखिए किसी को अपने नहीं भेजना, क्योंकि टाइम बड़ा प्रीशियस होता है। उस टाइम कोरोना का भी टाइम था, आधे लोग तो क्वारंटीन के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने ये गेम खेला कि भाई अभी क्वारंटीन नहीं है, हमारा वो खिलाड़ी क्वारंटीन है, तो उसको भेज दो, कहीं वो कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो लोग सब अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में, कोर्ट की मतलब ऑर्डर देने के बाद उनकी मतलब कैसे उन्होंने फिर वो IPC से एक लेटर मंगवा लिया कि नहीं नहीं, अभी तो कोटा पुलिस उसको दे दिया, अभी हमारा कोरोना चल रहा है तो इसको एडजस्ट नहीं हो सकता, अभी काफी कुछ था। तो उस डिसीजन के अगेंस्ट आपने फिर से फिर कोर्ट में अपील नहीं किया कि आप बात मान ही नहीं रहे? हर टाइम में अमित जैसे भाई तो ना मिल जाएंगे जो आपका केस फ्री में लड़ लेंगे। कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाना आसान है। एक अगर दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुझे कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो हम वहाँ की सीढ़ियां भी नहीं छू सकते। तो NGO कोई आपके सपोर्ट में नहीं आई जो आपको फाइनेंशियली एड कर पाए? नहीं, ऐसा तो मेरे पास कोई नहीं था। मैं तो ये सोचता हूँ कि एक खिलाड़ी को कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए, अगर उसको गवर्नमेंट का ही अगर सपोर्ट हो, एक ऐसा सेल होना चाहिए कि भाई आपकी वहां पे पहले सुनना चाहिए, आपका एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए कि भाई खिलाड़ी का एक ट्रिब्यूनल हो कि भाई वो फेडरेशन को कॉल करें, न्यूट्रल होने चाहिए कि भाई क्या ठीक है। उसके बाद खिलाड़ी का नहीं सेटिस्फाई होता तो फिर कोर्ट में जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। कौन चाहता है कि वो कोर्ट में जाए? प्रेशर अगर हो जाए, खिलाड़ी खेलेगा कब अगर कोर्ट कचहरी हो? यही तो शायद हम लोग, बाद भी एक्सपेक्टेशन है कि मेडल लेकर आए। यही तो ऊपर वाले का है कि हम लोग इतना फाइट करने के बाद भी हम लोग मेडल जीत लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये कैसे जीतते। सर अपने आप में आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशन भरी रही है। सर अभी एक मूवी आई थी चंदू चैंपियन, मुरलीकांत पाटेकर जी के ऊपर, तो उस पे मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, तो उन्होंने शायद 1982 में सम टाइम उन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, बट उनकी उस चीज को माना नहीं गया, रिजेक्ट कर दी गई उनकी एप्लीकेशन। बाद में आई थिंक उनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन अवार्ड मिलना जो एक इतना बड़ा सम्मान है, उसका कोई क्राइटेरिया है कि ऐसे स्पेसिफिक इसी बातों पे दिया जाएगा, या वहां पे भी करप्शन या वहां पे भी फेवरेटिज्म है? मतलब आप उसमें क्या बोलेंगे? इसमें मेरे को एकदम से एक बात याद आ गई, अभी आपने बोला है, शायद यही काम हमारे मिल्खा सिंह जी के साथ भी हुआ था, क्योंकि मिल्खा सिंह जी को भी अर्जुन अवार्ड से पहले पद्मश्री दिया गया था, और अर्जुन अवार्ड भी उनको अभी उनके मरने से 4-5 साल पहले ही था। तो उसमें तो मैं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसीज हैं कि भाई आप लगातार 3 बारी नेशनल चैंपियन होने चाहिए, या आपका एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उसमें भी सर लक है कि मतलब सिर्फ एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे दे देते हैं? देखिए क्योंकि मैं तो कभी सिफारिश और अप्रोच में गया नहीं, क्योंकि अगर मेरा भी देखा जाए तो मेरे को जब अर्जुन अवार्ड मिला था तो NRI ने अपने 2 लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया था,
और पैरा ओलंपिक ने अपने सेक्रेटरी जनरल का नाम रिकमेंड कर दिया था। बचा मैं जो यूरोप सर्किट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया था, तो उस टाइम की जो हमारी वही मैडम जॉइंट सेक्रेटरी थी, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं मैं तो मानता हूँ, उन्होंने बोला था जो आदमी की परफॉर्मेंस है आप उसी को नहीं दे रहे, और उसका तो कोई फॉर्म भरने वाला भी नहीं है। और उस टाइम हमारी उमा भारती जी थी, जिनकी वजह से मैं तो मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन उनकी वजह से आया, क्योंकि उमा भारती की टाइम से ही प्राइज अवार्ड, कैश मनी, अर्जुन अवार्ड की मनी बढ़ाई गई। हमारे टाइम में 50,000 रुपए मिले थे अर्जुन अवार्ड के, अगर आप बोलें, क्योंकि उस अवार्ड की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज 15 लाख रुपए मिलते। अगर उमा भारती वो इनिशिएटिव नहीं लेती कि कॉमनवेल्थ के, एशियन गेम्स के पैसे नहीं बढ़ाती, तो स्पोर्ट्स शायद आज उसी तरह पे होता। तभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो उधर से काफी रेवोल्यूशन आया था स्पोर्ट्स का भी। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये अवार्ड का जो भी आपने बताया, तो अभी तो बहुत ज्यादा राशि, पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। हाँ। और अभी उस वजह से इंस्पिरेशन भी मिलती है लोगों को खेलने के लिए, उनको लगता है कि अगर हम जीत गए तो हमारा करियर बन जाएगा। पेरेंट्स भी अब इनिशिएटिव लेते। पेरेंट्स भी ले। तो आपके टाइम पे सर, उस टाइम पे तो आप ही बता रहे हो जैसे कि आपके पास तो कोच भी नहीं था, जाने के लिए कुछ नहीं था, तो आपको अवार्ड राशि कुछ मिलती थी या फिर सिर्फ मेडल दे दिया या समथिंग? मैडम हमें सिर्फ आशीर्वाद मिलता था, पीठ थपथपा देते थे और बोलते थे वेरी गुड, मेडल जीत लिया है। तो कैश अवार्ड तो था नहीं। शायद अगर जैसे मैं आज भी अपनी एक नौकरी के लिए फाइट कर रहा हूँ, और फाइट मतलब कि ठीक है, लेकिन अगर हमारे भी टाइम में अगर इतना कैश अवार्ड होता तो मैं शायद नौकरी भी नहीं करता। और अभी तो ये है कि पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पेरेंट्स ही अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में, अगर आप साइना नेहवाल का भी कभी इंटरव्यू पे या पीवी सिद्धू का पढ़े कि पेरेंट्स ही उन्हें सुबह 4 बजे एकेडमी में छोड़ के आते थे। सुशील का देख लें, या एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पेरेंट्स का होना, मतलब उनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जब आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा। सर आपके फादर तो नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन आप जिद्दी थे, हमने किया है। मेरे फादर नहीं, मेरी मदर मेरा सपोर्ट अंदर ही अंदर बहुत करती थी। भाई मेरा भी कोई तो सपोर्ट तभी तो मैं घर से बाहर निकलूंगा। तो पापा नहीं थे, पापा ये कहते थे कि भाई पढ़ ले, क्योंकि एक आप खुद सोच सकते हैं कि 90s में एक बच्चा जो क्रैशेस पे चल रहा है, तो उसका आगे फ्यूचर क्या होगा। भाई क्या कोई टेलर की दुकान खोल देंगे या कोई परचून की दुकान खोल देंगे, या अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, कैसे अपना जीवन। बट सर जैसे मैंने बहुत सारा देखा, अभी जैसे हमारे यहाँ कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आ जाता है तो उसको बहुत ही फेम तो मैडम राजा है। अब तो सर वही, मतलब उनको बहुत पैसा देते हैं, और अलग अलग एनजीओ या कंपनीज, प्राइवेट बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। आपके टाइम पे जब आपको अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिल गया इतना, मतलब उसके बाद आपको किसी एनजीओ ने या किसी स्पॉन्सर कोई आया नहीं आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कि ओके ही इज डूइंग सो गुड, अर्जुन अवार्ड तक मिल गया है, नहीं, तो ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाएंगे, या इनको कोच की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो, तो आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बल्कि काफी जगह एयर इंडिया में, ओएनजीसी में काफी जगह अपने जॉब के लिए ट्राई किया था। मैं ग्रेजुएट भी किया था, मैंने ग्रेजुएट भी था। और उस टाइम तो जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन जी, उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के बोला था कि ही इज माई सन। तो मेरे को लगा यार अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब तो राष्ट्रपति ने हाथ रख के बोल दिया इज माई सन, तो अब तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो। लेकिन मेरे को कभी अपने स्पोर्ट्स से तो आपको सर अफसोस है उस चीज नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, तो मेरे को ये है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। और एक खिलाड़ी ना तो कभी बुढ़ा होता है, और ना ही कभी हार मानता है, और ना ही कभी रोता है। जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं इसीलिए कि वो स्पिरिट, आत्मा ही वैसी है। बस वही है। तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं तो, हम कहाँ सोचते हैं कभी कभी मेरे मतलब जो लोग फेडरेशन, यार ये क्या, ये एक जहाज से चढ़ता है दूसरे से उतरता है, इतना ट्रैवलिंग करता है, ये इतने, मतलब ट्रैवलिंग भी तब था जब मेडल जीतते थे। तो हमारा भी था कि भाई एक टांग जर्मनी में तो दूसरी स्विट्जरलैंड में, तो वहां से भी जीत के आ रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल दिक्कतें थी कि भाई वो तब बचपना भी था, और ये था कि नहीं ईमानदारी से खेलना है। शायद भगवान ने तभी एकदम ठीक ठाक रखा कि इतने बड़े बड़े केस लगाए गए मेरे ऊपर झूठे। हाँ, तो सर इसी से मेरे को एक ये क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि पूरा लॉ जो बना है वो वुमेन्स को फेवर करने के लिए बना है, जो कि होना भी चाहिए, बट सम टाइम हम देखते हैं न्यूज में अक्सर कि औरतें ही गलत यूज कर लेती हैं लॉ का, कहीं ना कहीं पुरुष उसमें फंस जाते हैं।
तो मैंने आपका एक भूतभोगी मैं भी हूँ। हाँ सर, तो उसी पे मैं आ रही थी। मैंने आपका केस पढ़ा, वो सारे केस आप जीत भी गए। तो उसमें आई थिंक आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का किसी ने लगा रखा था केस, एक शायद माँ बेटी थी, उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया हुआ आपके ऊपर। फिर नाडा ने भी आपको शायद डोपिंग टेस्ट में कुछ, तो ये आप इस पर बताना चाहेंगे, क्योंकि आप वो सारे केस जीत चुके हैं और आप तो अब खुद अंदर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो क्या केस थे, आप बात करेंगे सर? मैं तो ये सोचता हूँ, जब आप एक जिंदगी में आप अगर सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं ना जी, मुश्किलें तो ये भी तपस्या ही है हम लोगों की। जैसे पहले ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, वो हर मुश्किल का सामना करके भगवान को पा लेते थे, वैसे ही आज का जमाना भी है। मैं तब 2018 में तुगलक शूटिंग रेंज में ही कोच था, असिस्टेंट कोच था वहाँ पे। तो हमारा था कि भाई हमें जो प्राइवेट कोचिंग होती है, जो खिलाड़ियों को जो दूसरे लोग आके तंग करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, तो हमने वो बंद करवा दिया था। तो उस टाइम क्या था कि हमारे वहाँ पे शूटिंग रेंज पे एक FOP लाइन होती है, ऑफिशियल फायरिंग लाइन होती है, यहाँ पे शूटर ही अपना शूट करता है और वहाँ पे सिर्फ एक जो अपॉइंटेड कोच होता है साई का, वही रह सकता है, बाकी सभी लोग पीछे स्पेक्टेटर गैलरी में बैठेंगे। उस टाइम वो वहाँ पे एक शूटर थी, हमारी जूनियर शूटर थी, और सबसे बड़ी बात है कि जब वो आई थी तो उसने मेरे पैर छुए थे। मैंने होता कि हम तो देवी मानते हैं, हमारे में तो लड़कियों को हम पैर नहीं छुआते, हम उनके खुद पैर आपकी छूते खुद की बेटी है ना सर? मेरी खुद की बेटी भी है, तो मेरी बेटी की तरह ही थी, और उसकी जो माँ थी वो मेरी बहन, कि भैया भैया बोलते थे मेरे को, कि हमारी बेटी बना रही है, हमारी बेटी है, हम इसकी मदद। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ FOP पे गेम खेल रहे थे। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि आप यहाँ से उठ के पीछे बैठ जाओ, क्योंकि बाकी शूटर्स का ही माहौल खराब होता है, कि अगर, क्योंकि हमारा जो गेम है वो फोकस और कंसंट्रेशन का है। अगर आप एक जगह आप बात कर रहे हो, दूसरा शूटर शूट कर रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उनका पता नहीं क्या ईगो हर्ट हुआ, नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दिया, माँ बेटी ने। तो माँ ने, मतलब चलिए, ये तो मेरे को समझ में नहीं आए तो उनकी क्या सोच थी। तो उसी टाइम हमारी DG भी एक लेडी थी, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बोला यू आर फायर। बोला मैम कम से कम इंक्वायरी तो करवा लीजिए कि मैंने किया है। सिर्फ असॉल्ट का केस डालने पे फायर कर दिया, मतलब कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं, यू आर फायर। ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं उनको, और इस केस को मेरे को इतना मतलब एक हार्ट ब्रेक हुआ था कि यार अगर आप अच्छे काम भी करते हो लेकिन लोग आपको फिर भी जीने नहीं देते। पर मेरा ये था कि मैं हारने, उस टाइम मेरे पास भी 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने आप को गोली मार देता या अपने बच्चों को मार देता अपने साथ, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया था। और मैं लड़ा, और मैं बोल के गया था कि मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में इससे बड़ी पोस्ट पे आऊंगा अगर मैं सच्चा हूं तो। और मैं लड़ा, क्योंकि वो कोई केस ही नहीं था, वो कुछ के पास कुछ प्रूफ ही नहीं था। लेकिन सर वो केस आप 5 साल तक लड़े ना, या 4 साल तक? कब? 3 साल में तो केस खत्म हो गया। 2 साल से मुझे जस्टिफाई करने में लगे कि भैया मेरा केस खत्म हो गया, मुझे नौकरी तो दे दो। तो उस टाइम स्पोर्ट्स अथॉरिटी किसी ने या कोई और किसी ने आपकी मदद नहीं की, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने वो फिर केस पर्सनल वकील रख के खुद से लड़ा? हाँ, खुद से लड़ा। और ये फिर आपके ऊपर ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी किसी ने डाला था? ये था कि एक सो कॉल्ड कोचेस थे, उनको मेरे से परेशानी थी जी, तो उनको ये, वो मतलब ये था कि परेशानी थी सर? किसी तरह से इसको हम स्पोर्ट से अलग कर दें, ऐसा ये शूटिंग रेंज पे नजर ना आए, ये शूट ना करे, उनको वो जेलसी थी मेरे से। तो मैंने कहा जी आप प्रूफ करो, हमारी शूटिंग रेंज पे तो जगह जगह कैमरेज हैं। और लोग हंसते थे कि यार ये क्या बोल रहा है ये आदमी इस नरेश के लिए, कि ऐसा है, कि उनको था कि किसी तरह से इसका। और जो नाडा का था, तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी, ये लड़की जो जॉब का केस था, और मैं फेडरेशन से भी फाइट कर रहा था। तो VP तो अपने आप ही शूट हो जाना है, दिल्ली में आप गाड़ी चलाओ ट्रैफिक में तो अपने आप ही VP सबका हाई रहता है ना, तो वो कुछ ज्यादा ही हाई हो गया था। तो VP की मैं दवाइयाँ खाता था, जबकि मैंने इन्फॉर्म भी किया हुआ था अपना नाड़ा वाड़ा में सब जगह। फॉर्म नहीं भरे थे क्योंकि हमें फॉर्म का मालूम नहीं था, क्योंकि हमने फेडरेशन को हम इन्फॉर्म कर देता था तो मैं कि भाई ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। और क्योंकि जैसे मेरी एज भी बढ़ी रही है, आई एम नाउ 53, तो कि बीमारियां तो आती जाएंगी, शरीर भी कमजोर होगा, तो भगवान की तरह से शुगर नहीं है, VP थोड़ा खानदानी है, पेरेंट्स में था, तो वो मुझको भी थोड़ा, आपकी जर्नी रही ना, किसी का भी BP हाई रहेगा केस में, तो उसमें था। तो मैंने नाडा को भी दिया कि उन्होंने पहले तो सीधा था कि अब यू आर सस्पेंडेड फॉर 2 years,
मैंने बोला ये अजीब बात है यार, आदमी अब गोली खा रहा है, उसको पता है कि अगर वो गोली नहीं खाएगा सुबह तक मर जाएगा। पहले वो नाडा से पूछ के आएगा कि मैं एक गोली खा लूं अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हाँ हाँ तो ये टेस्ट करती हैं प्लेयर्स के हाँ, ऊपर कि कि इन्होंने नेशनल ड्रग्स से, हाँ तो तब नहीं मेरे लिया है। नेशनल में मेडल थे। जी जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप उसमें आ गए हो डोप टेस्ट में। मैंने सर डोप टेस्ट में तो आ गया ठीक है, लेकिन क्या मैंने स्टेरॉइड खाई कि जो मेरे अपनी मसल्स पावर को एनहांस करने के लिए या हाई परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अगर मैंने 30 साल के कैरियर में 5 ओलंपिक्स में कभी मेडल जीतने के लिए ऐसी दवाइयां नहीं खाई, अपने दम पे ही जीतते रहे। तो क्या अब मैं बुढ़ापे में ये दवाइयां खा के मेडल जीतूंगा क्या? आप देखो तो सही टेबलेट्स कौन सी थी। तो उस वहां पे आपको मतलब उस पे भी आप वो हाँ, 2 साल के लिए सस्पेंड। सर आप तो मतलब आपका जो मैं देख रही हूँ तो पर वो काफी था torture 4 किया महीने गया के है। अंदर अपना केस सॉल्व हो गया। तो नाडा ने माफी, लेकिन नाडा ने मेरी मदद भी की, उन्होंने मुझे एक लॉयर भी दिया था, अच्छा उन्हीं का अपॉइंट लॉयर था। अच्छा। तो मेरे को तो पहले लगा यार इन्हीं का लॉयर है कि मेरी ये क्या मदद आपकी बात करेगा, नहीं मेरे को तो करेगा। और फंसा देगा क्या ये। लेकिन वो लॉयर अच्छे थे, उन्होंने मेरी काफी मदद करी, रूल्स वगैरह निकाले। फिर मेरे पास तो अपना पूरा रिकॉर्ड था डॉक्टर्स का कि भाई मेरे को क्या क्या दिक्कतें हैं, जो हार्ट मेरा मतलब कमजोर भी हो रहा था और बीपी 277/173 हो गया था। तो बड़ा कभी कभी मेरा बेटे भी गया था, तो डॉक्टर ने जस्ट मेरा बीपी टेस्ट किया तो उसने बोला कि आप आए कैसे हो? मैं सर गाड़ी चला के। जाओगे कैसे? मैं सर गाड़ी, नहीं 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 आप एम्बुलेंस बुलाओ, आप सबसे पहले एडमिट हो जाओ। मेरा सर कुछ नहीं होता। तो वो बच्चे भी मैं देखते एक हैं कि व्यूअर्स को एक ये भी बात बता दूं कि सर की इतना ज्यादा सर का एक और इतना इंस्पायरिंग है कि सर यहाँ पे भी स्टूडियो में आए हैं, तो हमारा स्टूडियो भी 2nd फ्लोर पर है, तो सर खुद चढ़ के आए और सर कार ड्राइव करके आए। तो सर आपकी गाड़ी में आपने कुछ ऐसा उसको मॉडिफाई करा रखा है? हाँ, मेरे पैर कमजोर हैं, मैं उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक गाड़ी है मेरे पास। तो सर आप दिल्ली जैसी जगह पे आप गाड़ी चला के आ रहे हैं, आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे, इतना कुछ हुआ, और आप उसके बाद भी आपकी स्पिरिट नहीं खत्म हुई, और आप अभी भी आई थिंक आप, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप अभी भी स्पोर्ट्स में आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं या फिर नहीं आप, नहीं, रिटायरमेंट तो मैं कुछ बड़ा धमाका करके हटूंगा। सर आप क्या करने वाले? आप तो आप ऑलरेडी सीनियर कोच हैं, आप नहीं अर्जुन नहीं, अवार्ड सब अभी कुछ तो हो गया सर। खेल बहुत बचा है मेरे अंदर। स्पोर्ट्स स्पिरिट सर। हाँ, अभी खेलना है, थोड़ा और खेलना है, आप अपने कंट्री के लिए और थोड़ा ग्लोरी लानी है। पैसा तो क्या आएगा, लेकिन मतलब एक मन में ये संतुष्टि है कि हाँ अगर मैं डिसेबल था या मेरे में कुछ था तो एटलीस्ट मैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ एक प्राउड मोमेंट जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के हो। तो सर अभी आप मतलब ओलंपिक पैरा ओलंपिक में फिर से जा सकते क्योंकि हैं? ओलंपिक्स तो नहीं खेल सकता, क्योंकि पहले हमारा एक इवेंट होता है 50 मीटर राइफल प्रोन। अच्छा। वो जमीन पे लेट के होता है, उसमें मैं काफी उसमें इंडिया का नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। तो और इंडिया के टॉप में था मैं, बीइंग लोग क्योंकि ये कहते थे कि वे अच्छे भले लोग नहीं खेलते तो कैसे खेलेगा, फिर ब्ला ब्ला सब था। तो मैं उसको पहले मैं पिस्टल शूटिंग करता था, पिस्टल से फिर मैं राइफल में आया, क्योंकि अकेला था, कोई समझाने वाला होता तो मेडल तो अब तक काफी आगे होते पैरा ओलंपिक्स के। सर आपने नॉर्मल कैटेगरी से भी आई थिंक शूटिंग की ना? मैं पहले नॉर्मल आप, कैटेगरी में ही खेलता था शुरू में। अच्छा तो आप पैरा मतलब ये वो काफी disability बाद में वाले है, नहीं- काफी बाद में है, बाद वो में आए हो। बाद आप मतलब विद दिस आज भी मैं एबल बॉडी में ही खेलता हूँ अपना 50 मीटर राइफल प्रो। ओके सर। तो अभी सर आप मतलब आपका प्लान है आगे जाके ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक्स में, मतलब जहाँ भी देखिए, आपका, अगर भगवान ने जैसे हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है और सब कुछ उसी तरह से चला है कि अच्छी सोच के हिसाब से, तो अगर उसने लिखा होगा तो शायद कर लेंगे, नहीं तो आगे ओके बच्चों की सर। मदद करेंगे कि हमारे देश से और भी अच्छे शूटर आए और हमारी कंट्री को प्राउड करें। तो सर आज का डिस्कशन तो काफी अच्छा। मैं आखिरी आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आप इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं और इतना काम किया है आपने अपनी लाइफ में, अब आप इतना एज हो गया, अभी भी आप काम कर रहे हो, आप सीनियर कोच हो और अभी भी आप सोच रहे हो फिर से खेलने के लिए। तो अब मैं आपसे एक फाइनल सवाल करना चाहूंगी कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप कोई अपना एक सजेशन देना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो अब ये स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स होने लगे, आपकी साइड से अगर सरकार को कोई सजेशन हो कि आप देना चाहें, आपको लगता है, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जी मोदी सरकार है, मैं तो ये बोलूंगा क्योंकि हर काम मोदी सरकार से ही है। तो मोदी सरकार ने जो किया है काफी अच्छा कर रही है। इन रिफॉर्म्स को ऐसे ही कंटिन्यूस रखेंगे तो आगे मतलब अभी हमारा ओलंपिक में 71st रैंक है, 71 रैंक है। इवन हमारे पास गोल्ड नहीं आया, थोड़ा बैड लग रहा हमारा, 2 हमारे मेडल मिस हो गए। तो अगर इसी तरह से चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ पे एक मुझे बड़ा ही खलता है कि आप जब दे रहे हो तो एक ही को देते जा रहे हो, उसी के पीछे पड़े हो आप।
हर चीज बाकियों में। का क्या? बाकियों का आप कभी जो बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं या बाकी लोग हैं, जैसे अभी स्कीम्स हैं, तो उसमें भी आप एक ही आदमी 6-6 जगह से स्पॉन्सर है, वही आदमी गवर्नमेंट की स्कीम से भी स्पॉन्सर है, तो वो थोड़ा इनिशिएट एक गवर्नमेंट। जिसका नाम चल गया उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, हाँ और जो नीचे सीढ़ी ऊपर है वो सीढ़ी पे ही हाँ, रह वो गए। सीढ़ी पे रहते। लेकिन अगर आप चलिए एक आदमी को, अब हम स्पोर्ट्स में मैं काफी लोग मेरे से गुस्सा भी होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप टाटा बिरला तो बनोगे नहीं ना, अंबानी बनोगे, जी जी। ठीक है? इतना पैसा एक खिलाड़ी मतलब अपने देश के लिए खेल रहे हैं, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी इज्जत है, बहुत पैसा है। बाकी जब जॉब से या हमारी बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया में, हमारा काफी कुछ है, लेकिन आप अपने पीछे वाले को भी तो सपोर्ट करो, आगे आने का। आप जब तक रिटायर नहीं होना चाहोगे, जैसे आप मेरे लिए भी कह रहे हो रिटायर, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने दम पे खेलता हूँ, अगर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा तो मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम में नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी करता हूँ, 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी करता हूँ। उस 9 घंटे की नौकरी में अगर मैं टाइम निकालूंगा तो मैं वो अपने खेल के लिए खुद निकालूंगा। मैं भी गवर्नमेंट को नहीं कह रहा कि मेरी मदद करो। सर एक इसी में आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताए थे कि आपने बोला था टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे फेडरेशन बर्बाद करता है, उस पर हम शायद बात करना भूल गए, इसी से मैं जोड़ के आपसे पूछना देखिए, चाहूंगी। टैक्स पेयर का जो पैसा बर्बाद होता है उसका तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। नहीं तो सर वो आप क्या बता रहे थे, आप वो उस पे मतलब आप थोड़ा लाइट डालेंगे कि फेडरेशन ने क्या आप बता रहे थे कि हमारा पैसा जो है हाँ, वो कैसे वकीलों मैं को दे देखिए देते हैं? जैसे मैंने कितने केस लड़ता हूँ मैं, जैसे मतलब एक जस्टिस के लिए कोर्ट के पास क्या, हम कोर्ट यही होता ना कि मंदिर हमें इंसाफ मिलेगा, पर उस मंदिर के इंसाफ के लिए भी तो पैसा चाहिए ना आपको, एक खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपया दो, क्योंकि वकील तो कोई हमारा इतना बड़ा, उसको भी अपना फीस अपनी है, जेब सब से कुछ देना अपनी पड़ता है। जेब। लेकिन फेडरेशन का मजा देखो, वो तो सरकार का पैसे से केस लड़ती है। मेरे को मेरी फेडरेशन ने खेलने ना चाहूं, मैं खेलने, उसके लिए वो 50 लाख रुपए गवर्नमेंट का लगा सकते हैं। वो 50 लाख रुपए इसलिए नहीं लगाए कि नरेश कुमार शर्मा खेल ले, हम प्लेयर्स की मदद करें। ओ, मतलब वो क्रिटिसिज्म के लिए भले उतना पैसा खर्च कर देंगे, सपोर्ट के लिए नहीं सपोर्ट करेंगे। के लिए नहीं और वो करेंगे। पैसा तो हमारा ही है जो हाँ, फेडरेशन लेकिन को जा रहा मजे है। की बात है कि गवर्नमेंट भी नहीं पूछती। भाई अगर कोई फेडरेशन अगर केस लड़ रही है तो फेडरेशन ने कुछ गलत तो किया होगा, तभी तो वो केस लड़ रही है, तभी उसने अपने वकील हायर किए तभी हैं, तो फिर अपने, तो वो फेडरेशन के वो लोगों की जेब से पैसा क्यों नहीं जाता, गवर्नमेंट की जेब से पैसा क्यों जाता? वही पैसा है प्लेयर्स के अगर हाँ, और betterment वो पे लगा पैसा दें। जो है वो गवर्नमेंट जो फेडरेशन को प्लेयर्स की बेटरमेंट के लिए देती है, ये तो साथ वो में उनका बड़ा बजट स्कैम है। है। तो इस पे कोई आरटीआई कुछ ऐसा आरटीआई बहुत लग गया, सबको पता है, साई को पता है, सबको पता है, लेकिन कोई शायद इनिशिएटिव, शायद ये गवर्नमेंट है, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा इस गवर्नमेंट से भी, अगर मेरी आवाज जा रही है, आपका इतना अच्छा प्रोग्राम आपने बनाया है कि भाई जो रियली में दिक्कतें हैं आप उसको लेके आ रहे हैं बाहर, जी। तो अगर हमारा कोई प्रोग्राम कोई अच्छा आदमी देखता है, कोई पावरफुल आदमी देख रहा है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि एटलीस्ट ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो ये स्कैम्स हैं, कि भाई जो पैसा खिलाड़ी का पैसा है वो अब इंटरनेशनल टिकट्स में वेन्यू देखने के लिए जा रहे हो, या घूमने फिरने फैमिली के लिए जा रहे हो, या जो वकीलों को इतना पैसा दे रहे हो, भाई वकीलों को आपको पैसा देना है तो वो अपनी जेब से देना, जैसे मैं अपनी जेब से अपनी पॉकेट मनी से पैसा दे रहा हूँ लॉयर का, तो वह फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट, वो सेक्रेटरी जनरल, वो कोच, वो क्यों नहीं देता पैसा? वो सरकार से मजे भी पैसा- तो वो मांग रहा है, वो भी तो इंटरनेशनल, वो भी तो मजे ये मारने तो जा रहा है। ओपन करप्शन है, ये तो सामने दिख रहा है। हाँ, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, बस यही सरकार, आपने बोला कोई रिफॉर्म, तो ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस रिफॉर्म के ऊपर थोड़ा और ध्यान प्लेयर्स के लिए आप बोले थे और कि एक प्लेयर्स के लिए एक जैसे भाई डिसेबिलिटी राइट है, चाइल्ड राइट है, वुमेन राइट, एक प्लेयर्स का भी एक छोटा सा राइट, एक गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एसआई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट बना दें, लीगल सेल कुछ अपना बना दें, एक कमीशन रख दें कि भैया अगर किसी प्लेयर को कोई नाइंसाफी हो, हैरासमेंट है, तो सबसे पहले उस डिपार्टमेंट के पास है। कोई भी आदमी कोर्ट नहीं जाना चाहता है। सर किसी के पास भी इतना वो नहीं है। आधे लोग तो कोर्ट का नाम लेते ही अपनी केस छोड़ देते हैं, क्या पता मेरे से भी कोई ज्यादा दुखी लोग हो, लेकिन वो केस नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर सरकार हम लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे बड़ा खिलाड़ी हो चाहे छोटा खिलाड़ी, चाहे नाडा में फंसा हो चाहे कहीं पे भी फंसा हो, अगर उसके लिए एक छोटा सा सेल हो कि भाई हम अपनी प्रॉब्लम उधर बता दें, वहां से इंसाफ नहीं मिलता तो आप कोर्ट जाओ। लेकिन अगर जैसे आपका कस्टमर राइट भी तो है जी भाई, आप कस्टमर कंज्यूमर राइट्स भी तो है, वैसे एक खिलाड़ियों का एक छोटा सा बना देना तो उसमें क्या चले जाएगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी या मिनिस्टर अपने पावर में उसको रख के, जैसे मेरा जो हरासमेंट का केस था, तो उस टाइम किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर थे, और जब मुझे नौकरी से निकाल दिया था, तो मेरे को जो उस टाइम की डीजी बोले कि हम तुमने मतलब कुछ नहीं सुना जा रहा मेरा, हम तुम्हारा सब कुछ छीलो। मैंने छीलो मैडम, मैं खुद देता हूँ अपना अर्जुन अवार्ड, मैं खुद नौकरी, आप मुझे निकालो नहीं,
आप कम से कम कोई इंक्वायरी तो करो। मैंने तो मिनिस्टर साहब को बोला था, आप मुझे भी जेल में डालो और जिन्होंने केस किया उन्हें भी डालो, तो इंसाफ तो हो। उस इंसाफ को 5 साल लगे होने में। इसमें एक स्पोर्ट्समैन की स्पोर्ट्समैनशिप ही चली जाए। आप ये सोच सकते हैं 5 साल एक फैमिली वाला आदमी है जिसके बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, वो कैसे अपना जीवन जिएगा? आपने उसका खेल खत्म कर दिया, उसकी नौकरी खत्म कर दी। क्या वो अपने आप को गोली मार दे? गोली क्या अपने आप को एक्सीडेंट कुछ मर जाए? एक छोटी सी न्यूज आ जाएगी कि भाई नरेश कुमार शर्मा ने जहर खा लिया, अपनी फैमिली को मार नहीं दिया। सर, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कौन लड़ेगा हमारे लिए? नहीं सर, अगर जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कोई बहुत बड़े तबके का अगर कोई देख रहा होगा, कोई एनजीओ, तो अगर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि सर है, जैसे सर ने, आपने इनकी जर्नी देखी सुनी, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कितना एक स्पोर्ट्स पर्सन कितना मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, क्या क्या करके पहुंचता है। उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको मेडल मिल जाए, और मेडल वो नहीं पाता, तो जितना उसने पूरी जर्नी की उस सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये ऐसे ही थे। तो आई थिंक अगर कोई देख रहा होगा तो ऐसा कोई एनजीओ, या अगर सर आप अगर आपको ऐसा कुछ स्पॉन्सरशिप या कुछ आप डिमांड चाहते हैं, कुछ चाहते हैं। देखिए, मेरी गवर्नमेंट ने मुझे एक जॉब दिया हुआ है जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा। मेरे को भगवान ने दिया है, ठीक है। मैं अपनी अच्छी जिंदगी, करोड़ों लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ भगवान के आशीर्वाद से। और लेकिन एक ये सपना है कि एक खिलाड़ियों का कुछ ऐसा एक राइट एक्सेल होना चाहिए कि एक खिलाड़ी कोर्ट ना जाके डिपार्टमेंट में अपनी, चाहे साई में कहीं एक, लेकिन वहां पे न्यूट्रल अफसर्स हो। ये तो रिक्वेस्ट है कि वो ही सुने हमारी, कि भाई सारे प्लेयर्स तो झूठ नहीं बोल सकते। कोई दुखी होगा तभी तो कोई कहीं जाएगा, तभी तो कोई केस लड़ेगा। अगर दुखी नहीं होता, क्या मैं सोच सकता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा? मैं वहां पे कोई अपना प्रॉपर्टी का या डिस्प्यूट या कोई मर्डर या कोई ऐसा क्राइम, मैं क्या खेलने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ। और वो फेडरेशन मुझे ना खेलने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स को हायर कर रही है। जब मैं हाई कोर्ट में, एक जज साहब भी हंस गए थे, मैं उनका नाम भूल गया। मेरे को लगा कि यार शायद वो जज ही शायद भगवान था। उसने ये बताया, यार एक इस बच्चे के लिए तुम इतने बड़े बड़े 4 लॉयर ले आए, और उनको पैसा पे करो फेडरेशन का, गवर्नमेंट का, जो हमारा पैसा है, जो हमारा मतलब टैक्स पेयर की मनी पैसा है। और मेरा वकील तो एक जूनियर लॉयर ही है, उसके तो कौन सुन रहा है? और वो भी आप उसको अपना पैसा पर्सनल पे कर रहे हो। नहीं, उसके तो मैडम वो भी तो कुछ अपनी रोजी रोटी उसकी भी है, तो कितनी सेवा करेगा वो भी। लेकिन एक ये जो फ्रॉड है, गवर्नमेंट को, अगर आपके प्रोग्राम से कोई सुन रहा है तो एक तो इस फ्रॉड को रोका जाए। जो गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी है, वो अच्छी चीज पे लगाई जाए। ये फेडरेशंस के डिस्प्यूट्स में, वकीलों में और खिलाड़ियों को तंग करने में ना लगाया जाए। और हमारे देश में ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ये चाइना 52 मेडल, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे देश में बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स का। हमारे गांव में इतना टैलेंट है कि जब हम कभी, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, नदियां है वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो बड़े बड़ी हाइट से पुलों के ऊपर से डाइविंग लगाते हैं, हाँ। कूदते हैं बिना किसी गियर के, बिना किसी ट्रेनिंग के। और अभी ओलंपिक में डाइविंग इवेंट आप देखो, कितना प्रोटेक्शन, कितना कुछ है। तो क्या हम वो गांव के बच्चे, अगर हम उनको करना चाहें, अगर असली में हमें एनसीओ या खेलो इंडिया जो है, तो हमें उन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। हमारे दुनिया में एक भारत ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा समुद्र मिलता है, लेकिन हमारे देश का कोई ऐसा आदमी नहीं जो स्विमिंग में हमारे लिए मेडल ला के दे सके। खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सिस्टम। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो लोग हंसते हैं, यार इंडिया का स्विमर क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं करता। लोग ही फेडरेशन ही मतलब मिनिस्ट्री बोलेगी यार इसके बस की नहीं। अरे क्यों नहीं है? आप कुछ इनिशिएटिव तो लो। सर से बात हुई तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट करते करते खुद ही मेरा माइंड ब्लोन हो गया कि क्या सर की जर्नी रही है और कितना एक इंसान को गो थ्रू होना पड़ता है। तो आई डोंट हैव अ क्लू। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर ये वीडियो देखें तो उसके कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे, जहां भी आपको ये चैनल का समझ में आएगा, मुझे आप खुद सजेशन दीजिए कि इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई एक एनजीओ अगर कोई है तो सामने आए, मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहूंगी। या आप लोग खुद इस चीज को लेके अगर आपको पूरा मुद्दा समझ में आए तो प्लीज जस्ट गिव मी अ सजेशन, बिकॉज आई एम आल्सो ब्लैंक हियर। कि एक इंसान जो कि सिर्फ खेलना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, मेंटल हरासमेंट, कुछ भी, उसको एक उसकी जर्नी कितनी कठिन हो जाती है। उसके बाद भी वो इंसान अर्जुन अवार्ड लेकर आता है, उसके बाद भी उसके ऊपर दुनिया भर के केस लगे हुए हैं, अभी भी वो ही इज फाइटिंग एंड डूइंग। तो आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ियों को अगर हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो हम ये वीडियो बना क्यों रहे, हम देख क्यों रहे। तो फिर आज हम फाइनली सर से आपसे थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरी ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि
जो रियलिटी की अगर मैं बता सकता था आपके प्रोग्राम के माध्यम से, अगर कुछ मेरे बाद कुछ प्लेयर्स का भला हो सके। नहीं सर, बिल्कुल होगा, मेरा ऑनर है सर आपसे बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं आपको एक नए इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ, एक किसी नए इंसान की बातों के साथ। आप खुद समझिए आपको इस बारे में, इस मुद्दे पे क्या करना है, क्या कमेंट्स देने हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।